समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये सब इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा। कोई कुछ होते हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस रट के जाते हैं, और अगर रटा हुआ में से पूछा तो ठीक है, नहीं तो इंटरव्यू गया। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम सिनेरियो क्वेश्चंस पूछा जाता है। तुम्हारे टीम में यूजर स्टोरीज कैसे बनाते थे? तुम यूजर स्टोरी बनाते थे या कि नहीं? तुमको पता ही नहीं बनाते कहाँ है, तो कैसे बनाओगे यूजर स्टोरी? जब अपडेट करते थे डेली स्टैंडअप में, क्या 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 डिस्कस करते थे? तो ये सारी चीजें जानना जरूरी है। जिस डॉक्यूमेंटेशन फाइल में सब है। तो एग्जाम्पल बैकलॉग में जाता है। यहाँ हमारा बैकलॉग है, कुछ भी नहीं है। हमारा यहाँ पे कुछ भी नहीं, बैकलॉग में कुछ भी नहीं है। तो लेट से हम लोग नया एक आइटम बनाएंगे। आइटम भी न्यू वर्क आइटम बना के हम इसमें बाद में इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे। जैसे सबसे टॉप पे हम क्या बनाएंगे? अभी पढ़े थे हम एपिक। देखो यहाँ पे पढ़ा था ना हमने, एपिक इज द बिगेस्ट पार्ट। देन एपिक हैज फीचर्स, फीचर्स हैज यूजर स्टोरीज हैज टास्क, और एंड देन देयर कैन बी आल्सो बग्स। बट कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन में, सम ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली अंडर एपिक दे क्रिएट यूजर स्टोरीज। Basically, they tag a user story to a Epic. And Epic is for what for they get budget funding. Based on different epics, the work gets decided for that quarter, and based on that work, they decide कितना पैसा लगेगा, और उस पैसे के हिसाब से कितने डेवलपर्स लगेंगे, हायरिंग होता है उसके हिसाब से। देन दे डिसाइड, ओके इसमें फ्रंट एंड का काम ज्यादा होगा, बैक एंड का कम होगा, तो फ्रंट एंड डेवलपर ज्यादा हायर कर लो। ऑप्स इंफ्रा का काम ज्यादा होगा तो डेवऑप्स वाला हायर कर लो। तो बेस्ड ऑन दिस रिक्वायरमेंट्स आता है। नो, रिक्वायरमेंट जाएगा एचआर, जो तुम्हारा आरएमजी टीम होगा ना, उसके पास एक रिक्वायरमेंट जाएगा प्रोजेक्ट टीम से। फिर तो आरएमजी टीम पूछे कौन सा स्किल्स चाहिए, क्या चाहिए, फिर वो जॉब पोर्टल में जॉब डालेगा, इंटरनल जॉब में या नौकरी.com में जॉब डालेगा। एचआर एचआर लोग जो काम करते हैं, रिक्रूटर जो काम करते हैं तुम्हारे आरएमजी के साथ। फिर वहां से प्रोफाइल आएगा आरएमजी के पास, जो जो रेज्यूमेस वगैरह आएगा, उस रेज्यूमे जो जो शॉर्टलिस्ट होंगे, रिक्रूटर उसको कॉल करेगा। एआई जिसको शॉर्टलिस्ट करे, रिक्रूटर कॉल करके पूछेगा कल टाइम है इंटरव्यू के लिए, यस बोलोगे या कब टाइम है। फिर इंटरनली इसी प्रोजेक्ट में ऑलरेडी कुछ लोग काम कर रहे होंगे, पहले से काम कर रहे होंगे। उनमें से जो सीनियर होगा, आर्किटेक्ट या इंजीनियर लीड, उसके साथ तुम्हारा इंटरव्यू शेड्यूल होगा, टेक्निकल राउंड। फिर टेक्निकल राउंड क्लियर करो तो उसी टीम का जो प्रोडक्ट ओनर होगा या मैनेजर होगा, बिजनेस वाला बंदा सीनियर होगा, उसके साथ एक राउंड होगा। उससे पहले कोडिंग राउंड भी करा सकते हैं। उसके बाद फिर ये जब टीम ओके कर देगा, ये टीम, तब वापस से फिर एचआर के पास जाएगा। एचआर फिर सैलरी डिस्कस करेगा। तुम बोलोगे नहीं मुझे बहुत ज्यादा सैलरी चाहिए, कम नहीं चाहिए, तो वापस प्रोजेक्ट टीम को पूछा जाएगा, ये आदमी 30 लाख मांग रहा है, क्या ये 30 लाख के लायक है? तुम्हारा प्रोजेक्ट में वैसा काम है कि वो 30 लाख का काम कर देगा? प्रोजेक्ट बोलेगा कि नहीं 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 नहीं, दूसरे को देखो। तो तुम्हारा ऑफर लेटर भी रिलीज नहीं करेंगे वो ना भी वो नहीं बोलेंगे, तुमको लटका के छोड़ देंगे। और दूसरा कैंडिडेट का पैरेलली इंटरव्यू चलता रहता है, उसके साथ नेगोशिएट करते हैं। लेकिन अगर प्रोजेक्ट मैनेजर बोल देगा कि नहीं नहीं, ये बहुत ही जबरदस्त है, इसको लेना ही लेना है, तो एचआर बोलेगा वी हैव टू गो फॉर एक्सेप्शन अप्रूवल। तुमसे बोलेगा कि अपना ऑफर लेटर शेयर करो, जो एग्जिस्टिंग अगर ऑफर लेटर है क्या, उसको लेके एचआर अपना सीनियर हेड के पास जाएगा। सीनियर हेड को बोलेगा कि प्रोजेक्ट बोला है जैसे भी इसको हायर करना है, तो उसको इतना रेस देना पड़ेगा, ज्वाइनिंग बोनस मांगना देना पड़ेगा। फिर वो देगा, तब जाकर के ऑफर तुमको रिलीज होगा। फिर जितना तारीख को तुम ज्वाइन करोगे उस प्रोजेक्ट में आकर के ऐड होगे, फिर उनके टीम मेंबर से मिलोगे, फिर तुम्हारा एक आध हफ्ते का केटी होगा, फिर काम होगा। समझ में आया कैसे पूरा प्रोसेस काम करता है? क्लियर है कि नहीं है? एक एक यस जॉब सर। जो देख रहे हो नौकरी.com पे या लिंक्डइन पे, कहाँ से आ रहा है पता चल रहा है ना? किसी के टीम में, किसी बैकलॉग में किसी का कोई नया रिक्वायरमेंट आया है,
तो कहीं जाकर के किसी जॉब पोर्टल पे एक जॉब निकला है, और फिर हाइक देगा नहीं देगा, रुकेगा, रिटेन करेगा, ज्वाइनिंग बोनस देगा, बहुत चीज डिपेंड करता है। तुम्हारा इंटरव्यू कैसा गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ रैपो कैसा रहा, उन्होंने क्या फीडबैक दिया, जो प्रोजेक्ट टीम का जो लोग थे जिनके साथ इंटरव्यू हुआ। क्लियर है? किसी यस को सर। डाउट है क्या यहाँ पे किसी को? तो ये लोग भी रिटन टेस्ट डिसाइड करते हैं बेस्ड ऑन रिज्यूमे? बेस्ड ऑन रिज्यूमे नहीं, बेस्ड ऑन इनका रिक्वायरमेंट। इनका एपिक में मान लो रिक्वायरमेंट है कि यूजर ऑथेंटिकेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट करना है, तो ये इनका रिक्वायरमेंट वो डालेंगे। सिंगल साइन ऑन आना चाहिए, जे ओऑथ आना चाहिए, JWT आना चाहिए, और उसके बाद बाकी जो टेक स्टैक है बैकएंड का डाटाबेस या एज्योर एडी रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन आरबैक वगैरह आना चाहिए, एंट्रा आईडी। तो अब वो उसके हिसाब से कोडिंग असाइनमेंट भी बना के देंगे तुम्हें, क्योंकि उनको काम इस तरीके का है ना, तो वो उस तरीके का चीज बना के देंगे तुम्हें। समझ में आया? यस, नहीं वो जो कंपनीज जो रिटर्न राउंड जो करते हैं जिसमें एमसीक्यू होता है प्लस कोडिंग राउंड होता है, वो भी इसी प्रोजेक्ट के काम के बेस्ड में होता है या नहीं रेज्यूमे में नहीं, बस? वो बेसिकली लोगों को फिल्टर हटाने के लिए होता है। मान लो ये रिक्वायरमेंट डाला, वहां पे 4 लाख एप्लीकेशन आ गए, 4 लैक्स, और उनको चाहिए खाली 3 बंदे। तो HR के 4 लाख लोगों का तो इंटरव्यू नहीं कराएगा। तो फिल्टरिंग प्रोसेस है। एक MCQ बना दो, या फिर एक हैकर रैंक का भेज दो, उसमें से 4 लाख में से 3,99,980 डिलीट हो जाएंगी। बस 20 बच गए। 20 में से किसी का रैंडमली उठा के उसको डिस्कस कर लो, सैलरी कितना लेगा। कम लेगा बोल रहा है अगर, और जल्दी ज्वाइन करेगा अगर बोल रहा है, जल्दी ज्वाइन करेगा और कम सैलरी लेगा, उसी का इंटरव्यू शेड्यूल कराओ। समझ में आया? हाँ। बहुत फैक्टर्स है। तो ये फिल्टरिंग प्रोसेस है। अगर मान लो 4 लाख में से भी फिल्टर हो गया फिर भी और 20,000 बच गए, फिर एक और राउंड कराएंगे, कोडिंग राउंड बोल देंगे वो, या मल्टीपल टेक्निकल राउंड करा देंगे। ये सब फिल्टरिंग प्रोसेस है, कैसे रिज्यूमेस कम करना है। ठीक है? अभी ओके। एपिक यूजर स्टोरी ये सब अभी हम प्रोडक्ट बैकलॉग जैसे बनाएंगे। अभी यहाँ पे हम लोग को सिंपल बोला है, गो टू बोर्ड्स, क्लिक ऑन बैकलॉग्स, और न्यू आइटम, सिलेक्ट एपिक, टाइटल यूजर ऑथेंटिकेशन बोल रहा है। तो हम अभी वहां पे गए थे, बोर्ड्स में चल जाओ, फिर यहाँ बैकलॉग में आ सकते हो, या डायरेक्ट बैकलॉग में जा सकते हो, न्यू वर्क आइटम बना सकते हो। और यहाँ पे जब हम वर्क आइटम बनाते हैं तो मान लो, और यहाँ हम स्प्रिंट भी बनाना पड़ेगा, नया स्प्रिंट भी बनाना पड़ेगा। मान लो हम लोग अभी हमारे हिसाब से बना लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि हम इम्प्लीमेंट नहीं, पूरा CI/CD ऑटोमेशन एक एपिक है, टेक्निकल एपिक है बट एपिक है। तो जैसे ये CI/CD ऑटोमेशन बना, ये एक एपिक बनेगा। इस पे क्लिक करूंगा मैं, और यहाँ पे हम इसका टाइप भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ प्रायोरिटी आ गया, चेंज टाइप, देखो एपिक आ गया। इसको एपिक कर देंगे अभी, तो ये एपिक बन गया। अब एपिक में यहाँ पे जो पूरा प्रोडक्ट ओनर होगा, जो सीनियर होगा, ये बोलेगा कि एज द प्रोजेक्ट टीम वी वांट टू अवॉइड एनी मैनुअल वर्क, मेंटेन हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। और क्या रिक्वायरमेंट है? फास्टर टाइम टू मार्केट।
ये कौन लिख रहा है? ये बिजनेस वाला जिसका काम है ये। और वो बोल रहा है कि मुझे ये पूरा प्रोजेक्ट में ये इम्प्लीमेंटेड चाहिए। स्टार्ट डेट आज मान लेगा। और टारगेट वो बोल रहा है कि बाय 10 माइक्रो सर्विस है तो इतना तारीख तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, वो बोल रहा है। डन। अभी टीम में अलग अलग जो लोग होंगे उनमें से किसी को ये एपिक असाइन हो सकता है, असाइन। अभी कोई नहीं है तो मान लो मेरे को ही असाइन कर लेता हूँ मैं। एपिक असाइन हो गया। ऐसे ही बहुत सारे एपिक बनते जाएंगे, हाँ, बहुत सारे। इम्प्लीमेंट ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, इम्प्लीमेंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, इम्प्लीमेंट सर्च फंक्शनैलिटी, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन। ये सब एपिक हैं, बड़े बड़े चंक ऑफ वर्क। अब बैकलॉग में जाएंगे, फिर नया आइटम बनाएंगे यहाँ पे। तो देखो, यहाँ पे वो बता रहे हैं कि हमारे ये सारे इस व्यू में आ गए ना, बैकलॉग व्यू में, तो हम अभी इसको न्यू वर्क आइटम करते हैं। फिर अभी न्यू वर्क आइटम करते समय हमें इसमें बैकलॉग में ये हमारी टीम जो है उसी के अंदर एक बनाते हैं, मान लो यूजर स्टोरेज डायरेक्ट बना सकते हैं या फीचर भी बना सकते हो। एपिक के अंदर डायरेक्ट फीचर भी बनता है या यूजर स्टोरी भी बनता है। चलो हम यूजर स्टोरी बना लेते हैं डायरेक्ट। तो जितने सारे यूजर स्टोरी बनेंगे, एज अ टीम वी वांट टू क्रिएट अ एज्योर YAML pipeline for doing CI, continuous integration for React JS। ये बनाएंगे। तो अभी इसको चेंज कर देंगे। इसका टाइप, चेंज टाइप टू, एक सेकेंड, इसको पहले तो इसको लिंक करेंगे। ऐड आइटम टू एग्जिस्टिंग, तो ये इसका पेरेंट, ये जो यूजर स्टोरी है इसका पेरेंट को ये अब अपने आप लिंक हो गया। तो वर्क आइटम टू इस एपिक को लिंक कर देंगे, लिंक। तो अभी हमारा बोर्ड में एक एपिक है। हमारा बोर्ड में बैकलॉग में जब हम गए तो हमारा एपिक्स कहाँ आप देख देख पाएंगे? वर्क आइटम्स, ये एपिक है। एक एपिक है, उसके अंदर एक ही यूजर स्टोरी है। ऐसे करके हम बहुत सारे यूजर स्टोरी बना सकते हैं। तो न्यू इशू फिर बनाएंगे। नेक्स्ट क्या हम बनाएंगे? नेक्स्ट इशू, यहाँ यूजर स्टोरी टाइप का टेम्पलेट भी सेव कर सकते हैं। एज अ टीम वी वांट टू implement CD for React JS प्रोजेक्ट। मतलब कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, एक स्टोरी पे कोई काम करेगा, कंटिन्यूस डिलीवरी वाला दूसरे पे कोई काम करेगा। सेव करेंगे। तो इसको फिर से ऐड टू उसी एपिक में असाइन कर देंगे। अब इसके अंदर डिस्क्रिप्शन पूरा लिखेगा कि क्या क्या करना है। फिर उसी हिसाब से पोकर प्लानिंग होगा इसका। बहुत कुछ होता है। तो ऐसे ही करके बनते जाएगा, बनते जाएगा, बनते जाएगा। एक टाइम आएगा, नया स्प्रिंट बनेगा, स्प्रिंट 1। एक स्प्रिंट बना हुआ है यहाँ पे, स्प्रिंट 1 टीम का। उस स्प्रिंट में हम लोग सारा स्टोरीज ऐड करेंगे बैकलॉग से। बैकलॉग में जाएंगे, यहाँ पे यामल वाला स्टोरी को देखो, ऑलरेडी स्प्रिंट 1 में असाइंड है। किसको असाइंड है? इस पर्टिकुलर टीम का, इस स्प्रिंट में। दूसरा एक और हम ब्लॉक बनाए थे, याद है? 1111, वो नहीं दिख रहा है यहाँ। वो टीम अपने दुनिया में, अपने वर्ल्ड में काम कर रही है। और यहाँ पे एफर्ट डाल सकते हैं।
एक होता है रिफाइनमेंट मीटिंग, वहां पे सब डेवलपर्स बैठेंगे, पूछेंगे जैसे ये रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, ये रिक्वायरमेंट है और इसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया रहता है। वो जैसे हम बोल रहे हैं कि मस्ट वर्क ऑन डेव टेस्ट एक्सेप्टेंस एंड प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, ताकि अब टेस्टर भी जब इसको वेरीफाई करेगा तो ये सारे एनवायरनमेंट के लिए वेरीफाई करेगा। तो सेव कर दिए। अभी रिफाइनमेंट जब होगा, रिफाइनमेंट मीटिंग में, रिफाइनमेंट में सब बोलेंगे कि ये अच्छा, ये तो ये काम है, एक काम करते हैं इसको है, सब बोलेंगे 5 पॉइंट दे देते हैं, 5 स्टोरी पॉइंट, तो यहाँ पर 5 स्टोरी पॉइंट दे दिया गया। तो ये 5 स्टोरी पॉइंट का रिफाइन हो गया। रिफाइन मतलब इतना काट, इतना काम लगेगा। यहाँ पे और भी कॉलम वगैरह देख सकते हैं। ब्लॉक लेवल छोड़ो अभी। ये टू डू है ना, टू डू स्टेट को इन प्रोसेस में बाद में करेंगे। बस ये दूसरा यूजर स्टोरी है। उस यूजर स्टोरी में क्या करना है, रिएक्ट जेएस के लिए कंटिन्यूस सीडी बनाना है। सेम सीआई बनाएंगे स्प्रिंग बूट के लिए और सीडी बनाएंगे स्प्रिंग बूट के लिए। तो यहाँ पे कितना पॉइंट, ये सीडी वाला काम चलो इजी होगा, थोड़ा उससे कम होगा, इसलिए 3 पॉइंट डाल दिया। तो टीम डिस्कस करके पॉइंट्स डालते जाते हैं यहाँ पे। ये मैं तुम लोग को एजाइल स्क्रम सिखा रहा हूँ अभी, बट एजाइल स्क्रम तुम खुद भी सीख सकते हो, बहुत आसान है ये। और अब स्प्रिंट शुरू होगा, तो स्प्रिंट में 2 स्टोरी ऐड होगा। 2 स्टोरी ऐड होगा कौन सा स्प्रिंट में, ये स्प्रिंट में अलाउ आइटरेशन लिखा है ना, आइटरेशन। तो आइटरेशन किस स्प्रिंट में ऐड करना है, तो इस टीम का इस स्प्रिंट में ऐड कर देंगे, टैग कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली वहां पे आ जाएगा। तो जब भी ये स्प्रिंट चालू होगा, तो वहां पे इस स्टोरी पे जो काम कर रहा होगा ना, जैसे मान लो मैं काम कर रहा हूँ, तो अब इसमें जाकर के मैं इसको डूइंग कर दूंगा और मैं टास्क बनाऊंगा, क्रिएट एज्योर YAML विथ ट्रिगर स्टेप, पहला टास्क। दूसरा टास्क बनाऊंगा, अपडेट द YAML पाइपलाइन विथ build stage using Node.js, दूसरा स्टेप। फिर implement the npm run build test and package। फिर उसके बाद run the create Azure pipelines for this YAML and run। फिर उसके बाद test if everything is working। तो ये सब क्या है? सब टास्क है। हर एक स्टोरी में तुम्हें ऐसा बनाना पड़ेगा। अब मान लो मैं इस पे काम कर रहा हूँ आज, तो डूइंग में चला गया, मेरा टास्क ये हो गया। तो उसी तरह यहाँ पर पर्सन्स पे फिल्टर आ जाएगा, सब कोई मान लो यहाँ पे किसी बोर्ड में तुम लोग भी रजिस्टर्ड होते तो सबका नाम आता है, तो हर सुबह जब स्टैंड अप होता तो वो जाता स्क्रम मास्टर, मेरे नाम में फिल्टर लगाता और बोलता कि अपना अपडेट दो। तो मैं बोलता मैं आई पिक दिस यूजर स्टोरी, आई एम वर्किंग ऑन दिस, एट दिस मोमेंट आई एम इम्प्लीमेंटिंग द trigger step in the Azure YAML file. I am not facing any issues. Once this is completed, I will move to the next subtask। समझ में आया? ऐसे करके सबको ही अपना अपडेट देते हैं, बारी बारी से सबका नंबर आता है। इतना तो क्लियर है कैसे काम करता है एजाइल स्क्रम।
हेलो। हाँ सर, क्लियर है। क्योंकि तुमको एग्जैक्टली ऐसे ही काम करना है जब कोई कंपनी में ज्वाइन करोगे। दिस विल बी योर वे ऑफ वर्किंग, क्योंकि एवरी कंपनी फॉलो सेम वे ऑफ वर्किंग। तो हमने यहाँ देखा, बैकलॉग बनाया, एपिक बनाया, फिर यूजर स्टोरी बनाया, यूजर स्टोरी को एपिक में टैग कर दिया, फिर टास्क बनाया, और टास्क में अब मूव अलग अलग स्प्रिंट में मूव किया। और बोर्ड को अगर देखेंगे तो ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं हम। अभी हम वही कर रहे थे, बोर्ड में हम ड्रैग ड्रॉप कर रहे थे। ये मान लो हो गया एक टास्क में ना, तो मैं इसको डन में मूव कर दूंगा, डन हो गया। जब हो जाएगा, कैसे वो हो गया अब बोलेंगे, ये वाला मेरा काम हो गया। ऐसे ही करके सब काम धीरे धीरे जब खत्म होता जाएगा डालते जाऊंगा। लेकिन ये स्टोरी को कब डन में डालूंगा, जब ये टेस्टर जो टेस्ट करेगा ना, टेस्टेड बाय क्यूए एंड अप्रूव्ड, जब ये बोलेगा कंप्लीट हुआ है, सही में काम कर रहा है, तभी जाके मैं इसको डन में डाल सकता हूँ। नहीं तो फिर से इसको रीओपन करके काम करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। क्योंकि मैं झूठ भी तो बोल सकता हूँ ना कि हो गया है बस, ऐसे बोल सकता हूँ ना, बट वो सब फ्रॉड पकड़ा जाता है। ओके, नाउ वी विल मूव टू एजोर यामल पाइपलाइन। जो हम यूजर स्टोरी भी बनाए थे, तो सेम। सो व्हाट इज एजोर यामल पाइपलाइन? बेसिकली यू विल डिफाइन, अगर तुम्हें बिरयानी बनाना है तो बिरयानी का रेसिपी किसी फाइल में लिखोगे, और जब रेसिपी लिख दिए तो स्ट्रिक्टली वो रेसिपी को अगर फॉलो करोगे, तो हर बार एग्जैक्टली सेम टेस्ट का बिरयानी बनेगा, नो डाउट। तो ये जो YAML पाइपलाइन वो रेसिपी है जिसमें तुम लिखते हो कब कौन सा स्टेप एग्जीक्यूट होना है, कैसे एग्जीक्यूट होना है, किसी कोई स्टेप किसी और स्टेप पे डिपेंडेंट है क्या। और जब तुम ये एक बार लिख लेते हो, इसको बार बार रोज रन करो, या ऑटोमेटिकली ये रन होगा कोड कमिट होने पे ही। और हर बार तुम्हारा वो सेट ऑफ स्टेप्स एग्जीक्यूट करेगा जो एक बार लिखे हो तुम। तो ये एक एजोर YAML पाइपलाइन का स्ट्रक्चर है। बेटर रीडेबिलिटी के लिए यहाँ भी बना दिया है, इसमें डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे तो एजोर YAML पाइपलाइन बोल के है यहाँ पे। और यहाँ पे रिएक्ट जेएस के लिए अलग से, स्प्रिंग बूट के लिए अलग से एग्जाम्पल। क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है, क्या होता है। सबसे पहले ट्रिगर होता है, टूल, वेरिएबल्स, फिर स्टेजेस। स्टेजेस में अलग अलग स्टेज होते हैं। एक स्टेज ये है, दूसरा स्टेज ये है। पहला स्टेज बिल्ड, सेकेंड स्टेज डिप्लॉय। क्या बीच में और स्टेजेस होते हैं? बिल्कुल होते हैं। बिल्ड स्टेज में अलग अलग स्टेप्स होंगे और सब पार्ट होते हैं, मीन्स उसको जॉब्स बोलते हैं एक स्टेज में, और जॉब्स होते हैं। यहाँ बिल्ड कर रहा है आपको, कॉपी कर रहा है, बट और भी जॉब्स यहाँ हम डाल सकते हैं। जैसे एक जॉब होगा जो बेसिकली कोड को स्कैन करेगा सोनार क्यूब के रूल्स के हिसाब से। दूसरा होगा, और उसको अगर इश्यूज मिला, वो रिपोर्ट जनरेट करके बिल्ड फेल कर देगा। दूसरा स्टेप, दूसरा जॉब भी यहाँ पे हम डालेंगे, जो सिक्योरिटी स्कैन करेगा। मान लो सोनार क्यूब तो एक स्कैनर, उसी तरह दूसरा सिक्योरिटी स्कैन करेगा। डॉकर इमेज है तो डॉकर को स्कैन करेगा, या फिर पूरा यूनिट टेस्ट को रन करेगा और चेक करेगा कि तुम्हारा कोड का यूनिट टेस्ट कवरेज 85-90% से ज्यादा है कि नहीं है। नहीं तो बिल्ड फेल कर देगा। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे और स्टेजेस होते हैं। तो ये स्टेज, जो डिप्लॉयमेंट स्टेज है ना, ये डिप्लॉय स्टेज डिपेंड कर रहा है किस पे? तो हम बोले डिप्लॉय तभी करना जब बिल्ड स्टेज सक्सेसफुल हो जाए। बिल्ड स्टेज ये जब सक्सेसफुल हो जाएगा, और क्या क्या हो रहा है वो बताऊंगा मैं यहाँ पे, तभी जाके डिप्लॉय करना। तो यहाँ हम बोले
कोड जैसे ही मेन ब्रांच में कमिट हो, या फिर किसी भी ब्रांच जो फीचर्स स्लैश उसके बाद कुछ भी लिखा हो, उस वैसे ब्रांच में भी कमिट हो, तो ये पाइपलाइन ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाए। जब ये पाइपलाइन ट्रिगर होगा तो ये पाइपलाइन खुद एक उबुंटू सर्वर पे चलेगा, जहां पे वो गिट क्लोन करेगा, पहले तुम्हारा कोड लेके आएगा, फिर वहां इंस्टॉल करेगा वो अलग अलग चीजें जो उसको चाहिए। जैसे यहाँ पे जावा के लिए वो पहले जावा इंस्टॉल करेगा, फिर मेवन के लिए मेवन इंस्टॉल करेगा उसी सर्वर पे, वो उबुंटू पे, फिर पाइपलाइन रन करेगा, बिल्ड करेगा, डिप्लॉय करने के बाद डिलीट कर देगा इसको। ये नहीं चाहिए जो टेम्पररी क्रिएट किया था ना उबुंटू सर्वर, वो नहीं चाहिए। तो अब अलग अलग स्टेप्स क्या होते हैं, पूल तो समझ में आ गया, उबुंटू लेटेस्ट। और भी अलग अलग पूल साइज होता है, जो साइज ऑफ मशीन है जो टेम्परली यूज होगा इस पाइपलाइन को खुद रन करने के लिए। जैसे अगर ये पाइपलाइन खुद तुम्हारे लैपटॉप में रन होता है तो तुम्हारे लैपटॉप का मेमोरी सीपीयू यूज करता है, लेकिन ये डिप्लॉय होगा वहां पे सर्वर पे। उसका वेरिएबल्स हम बोले कि ये एप्लीकेशन चलना चाहिए सभी के साथ, तो यहाँ पे डिक्लेयर रीयूजेबल वेरिएबल्स, यहाँ पे तुम डिफाइन कर सकते हो वेरिएबल, और उस वेरिएबल को चूज करने के हिसाब से ऑटोमेटिकली ये डिसाइड होगा ये पाइपलाइन डेव के लिए चलेगा, टेस्ट के लिए चलेगा, प्रोडक्शन के लिए चलेगा, एक्सेप्टेंस के लिए चलेगा। ऑल दोस यू कैन कंट्रोल। नेम ऑफ द ऐप, जावा वर्जन और मेवन गोल्स। यहाँ हर एक चीज लिखा हुआ है कमेंटेड, इसको पढ़ना है। बिल्ड स्टेज में कोड बिल्ड होगा। बिल्ड में क्या होगा, जॉब्स में सबसे पहले एक टास्क बनेगा, वो टास्क जावा को, यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टॉल से स्पेसिफिक वर्जन ऑफ जेडीके, जावा इंस्टॉल करेगा। जावा का वर्जन कैसे डिफाइन किया, जावा वर्जन एक वेरिएबल है, कहाँ से आ रहा है, ऊपर डिफाइंड है, देखो वेरिएबल जावा वर्जन 17। तो हम रेफर कैसे करते हैं उसको, बस डॉलर और पैरेंथेसिस में ये वेरिएबल डाल दो। ओके, नेक्स्ट। कैसा आर्किटेक्चर चाहिए वो, चलो वो ये सब तो सिंपल चीज है। फिर उसके बाद उसको मेवन चाहिए, तो फिर मेवन इंस्टॉल करेगा। और फिर उसके बाद मेवन में वो पॉम फाइल कहाँ है खोजेगा। तो ये वाला जो फाइल है ना, ये फाइल कहाँ रखेंगे हम, इसको इस लेवल पे रखना पड़ेगा, नहीं तो पाथ सही करना पड़ेगा तभी वो चलेगा। जैसे ये फाइल को मैं बैकएंड में रखता हूँ रूट लेवल पे, पेस्ट, तभी जाके इस रूट लेवल से ये पॉम फाइल वो देख पाएगा, क्योंकि इसी लेवल पे है पॉम फाइल, क्योंकि हमने YAML में लिखा है ना वही। पॉम फाइल कहाँ पे है, कंप्लीटली रूट पे। और अगर मैं ऐसे रखता तो मुझे चेंज करना पड़ता पाथ यहाँ पे। और मेवन गोल्स, बेसिकली जावा वर्जन मेवन गोल्स, ये सब वेरिएबल्स हैं यहाँ डिफाइंड है, क्लीन पैकेज करना है। और टेस्ट यूनिट टेस्ट अभी के लिए स्किप करना है। डी स्किप टेस्ट, तो यहाँ बोला डू नॉट स्किप, सॉरी डू स्किप नहीं करने के लिए टेस्ट, ये कमांड डाल देना है ताकि टेस्ट स्किप ना हो, सारे टेस्ट रन हो, और टेस्ट रिजल्ट जो जनरेट हो ये इस पर्टिकुलर फाइल पे जाए। जेडीके ऑप्शन ये है, ये सारा चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर उसके बाद एक बार जब हम हमारा ये टास्क हो जाता है, जावा इंस्टॉल हो जाता है, फिर मेवन इंस्टॉल होके मेवन क्लीन जो पैकेज रन हो जाता है, अब क्या बनता है हमारे यहाँ, क्या बनता है, एक टारगेट फोल्डर बनता है ना। मेन इंस्टॉल के बाद एक टारगेट फोल्डर बनता है। तो नेक्स्ट गोल क्या होता है, जार को कॉपी करो और कहीं डाल दो। तो वही कर रहा है, टास्क कॉपी कहाँ से, इनपुट डिफॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी स्लैश टारगेट, इस फोल्डर से टारगेट से, देख रहे हो, कंटेंट स्टार डॉट जार जो है, कॉपी करके यहाँ पे डाल दो टारगेट फोल्डर, बिल्ड आर्टिफैक्ट स्टेजिंग डायरेक्टरी। और यहाँ पे डालने से अब होगा क्या,
ये बेसिकली कॉपी जार स्टेजिंग में डाल दिया, और यहाँ पे बिल्ड आर्टिफैक्ट, पब्लिश बिल्ड आर्टिफैक्ट। सो यहाँ पे बेसिकली ये ड्रॉप है। यहाँ पे जो जार डाला जाएगा वो यूज होगा डिप्लॉयमेंट के लिए। तो अब क्या है, इस फोल्डर में एक फोल्डर रेजर खुद ही बनाता है, वहां पे हमारा जार कॉपी होके चला गया। ठीक है। अब सीडी पार्ट, इस यूजर स्टोरी में सीडी को कुछ मेंशन नहीं है, बट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ सीडी कैसे काम करता है। जो सेकंड स्टेज होगा डिप्लॉय, उसमें वो चेक करेगा बिल्ड वाला सक्सेसफुल हुआ कि नहीं, हो गया। तो इसमें एक जॉब है डिप्लॉयड स्प्रिंग वेब एनवायरनमेंट डेवलपमेंट है। बेसिकली ये हम चेंज कर सकते हैं, इसको हम पैरामीटराइज कर सकते हैं। और यहाँ पे रन वंस करेगा एज्योर वेब ऐप 1। ये टास्क है, ये सोचो ये कहाँ से आता है, मैं बता दे रहा हूँ, ये सब स्टैंडर्ड है। ये एक सर्विस कनेक्शन हमें बनाना पड़ेगा। क्या क्या होता है, ये जो पाइपलाइन चलेगा ये एज्योर डेवऑप्स बोर्ड पे चलेगा, और वो डिप्लॉय करेगा कहाँ, एज्योर पोर्टल पे करेगा। क्योंकि एज्योर पोर्टल में हम वेब ऐप बनाए होंगे, लिनक्स का ऐप का नाम दिए होंगे। तो हम उसको बोल रहे हैं कि भाई तू पाइपलाइन वर्कस्पेस ड्रॉप फोल्डर से उठा ले जो जा रहा है, एंड उसको पब्लिक को पब्लिश आर्टिफैक्ट टू ये यहाँ पे स्टार्टअप कमांड में डाल दें। क्योंकि हम देखे थे, याद है ऐप सर्विस का, ऐप सर्विस कहाँ से रीड करता था, होम साइट www रूट जार। तो यहाँ अगर वो डाल देगा और स्टार्टअप कमांड ये चला देगा, तो हमारा जार बिल्ड भी हुआ। पहले तो क्लोन लोन करना है तो क्लोन कर लेगा, फिर बिल्ड हुआ, इंस्टॉल हुआ, फिर अब हम मेवन से उसको बिल्ड करा के कॉपी करवाए जार, जार को कॉपी करा के आर्टिफैक्ट्स में डाले, आर्टिफैक्ट से फिर हम उसको उठा के ऐप सर्विस में डाल दिए और ऐप सर्विस को स्टार्ट कर दिए। यही होता है एज्योर YAML पाइपलाइन, और कुछ नहीं होता है। अगर हम स्प्रिंग बूट में जाए तो ये वो भी बहुत आसान है। ये सॉरी, ये रिएक्ट जेएस का है। रिएक्ट जेएस में थोड़ा अलग होगा, बिकॉज रिएक्ट जेएस में हमारा जार नहीं बनता, नोड जेएस यूज होता है। तो नोड इंस्टॉल करने के लिए ये टास्क है। उसके बाद डिपेंडेंसीज वगैरह इंस्टॉल करना है तो npm इंस्टॉल जो कमांड होता है वो रन होगा। और यहाँ पे npm रन बिल्ड हुआ ना, जो हम लोकल में रन किए थे। उसके बाद वो लोकल में क्या बनाया था, npm रन बिल्ड किए थे, और लोकल में उसने बिल्ड फोल्डर बनाया था ना। तो हम बिल्ड फोल्डर का सारी चीजों को जिप, हम खुद इसको जिप करके अपलोड कर रहे थे ऐप सर्विस में। वो नहीं करके हम इसको बोलेंगे ये कैसे करेगा। तो एनवायरमेंट CI फॉल्स, ठीक है छोड़ दो। ये बोल रहा है प्रिवेंट्स बिल्ड फेलियर ऑन वार्निंग्स, इग्नोर, ओके। स्किप सोर्स मैप जनरेशन टू रिड्यूस प्रोडक्शन साइज, ठीक है। नेक्स्ट है आर्काइव फाइल्स, एक और टास्क है। वो वो ये सब टास्क ऑलरेडी प्री डिफाइंड है एज्योर का। इस मशीन में जैसे ही उबुंटू मशीन में चलेगा ना ये जॉब, तो ये टास्क क्या करता है वो ऑलरेडी पता है एज्योर को। तो इस टास्क का मतलब है कि जिप बनाओ। किस, कहाँ से जिप बनाओ, जहां पे भी रूट डायरेक्टरीज में बिल्ड फोल्डर होगा उसके अंदर का सारी चीजों को जिप बनाओ। तो बिल्ड फोल्डर का सारी चीजों को जिप बना देगा वो। ठीक है। और आर्काइव फाइल का नाम क्या दे देगा, बिल्ड डॉट, एक आईडी दे देगा डॉट जिप। एग्जिस्टिंग कुछ होगा डुप्लीकेट तो उसको हटा देगा, और फिर पब्लिश करेगा नेक्स्ट टास्क। कहाँ पे, वही ड्रॉप में पब्लिश कर देगा, जो टेम्पररी स्टोरेज होता है एजोर का। और फिर हमारा सीडी जो होगा वो उठाएगा इसको ड्रॉप से, और क्या फाइल से सर्च करेगा, बिल्ड डॉट बिल्ड आईडी डॉट जिप। वो जैसे ही मिलेगा, यहाँ पे स्टार्टअप कमांड जो चलाना है वो यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे PM2 सर्व होके ऐसे करके सिंगल पेज एप्लीकेशन स्टार्ट करेगा। जैसे ही स्टार्ट होगा तो एप्लीकेशन चलने लगेगा।
तो नेक्स्ट टाइम जैसे ही तुम कोई कोड कमिट करोगे इन ब्रांचेस में, ऑटोमेटिकली वो कोड के साथ सारा स्टेज फिर बिल्ड होगा, ऑटोमेटिकली पुश होकर डिप्लॉय हो जाएगा। तो ये काम ज्यादा आसान है कि हम लोग जो मैनुअली बिल्ड करके लोकल से ड्रैग ड्रॉप कर रहे थे, वो ज्यादा आसान है। हेलो। ये तो देखो इसमें क्या ये हमको आसान है? पूरा पाइपलाइन लिखना पड़ेगा क्या, जो मेंशन है, हाँ, ये या मेरी फाइल जो है? एक बार लिखना पड़ता है, एक ही बार लिखना पड़ता है। टीम में कोई एक जन लिखेगा, एक बार लिखेगा। उसी के लिए तो ये यूजर स्टोरी बनाएगा ना, जो भी वो बंदा लिखेगा, वो ये यूजर स्टोरी पे काम कर रहा है। एक बार बन गया तो उठा के फिर अलग अलग कंपोनेंट में कॉपी पेस्ट मार के उनका भी पाइपलाइन बना देगा, CI/CD बन जाएगा। ठीक है। हाँ। फर्स्ट टाइम राइट करना ही थोड़ा प्रॉब्लमेटिक। हाँ। और अब क्या बात यहाँ पे ये है, ये सारे टास्क में बोला जाता है, जैसे कौन सा टास्क क्या करता है। Node 2.0 Node.js को इंस्टॉल करवाएगा तुम्हारा पाइपलाइन का, जहाँ पे वो कंटेनर चल रहा होगा। .NET है तो यही टास्क यूज करोगे। डॉकर इंस्टॉल करने के लिए ये, डॉकर इमेज बिल्ड कराने के लिए, और वेब ऐप के लिए अभी हम लोग यूज कर रहे थे ये सब। ये सब यूज किए ना यहाँ पे। योर वेब ऐप 1 कहीं था, ये रहा। बिल्ट इन टास्क डिप्लॉयज अ पैकेज ऑन एज्योर ऐप सर्विस, वही तो वो बोल रहा है। तो सब हम ऑलरेडी यहाँ पे है, अच्छा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ दिया हुआ है। कौन सा टास्क, कॉपी फाइल्स करते हैं, पब्लिश टेस्ट रिजल्ट्स, ऐसे बहुत सारे टास्क हैं। अगर तुम ये टास्क यूज नहीं करना चाहते हो तो और ऑप्शन भी है, एजो CLI कमांड भी तुम लिख सकते हो इसी YAML फाइल में। बट टास्क ऑलरेडी बना के दिया है एजो ने, तो उसको यूज करो। जैसे मैं इसको सर्च कर दूं बस, तुम तुमको दिखा देगा क्या टास्क था। ये रहा, उसका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब मिल जाएगा तुम्हें। यहाँ पे तुमको दे दिया टास्क, कहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सब दे दिया। ये टास्क बेसिकली ऐप सर्विस में डिप्लॉय करवा देगा तुम्हारा एप्लीकेशन। तो ये हमारा YAML बन गया। फिर हम क्या करेंगे, कोड को डाल देंगे अपना एजोर रेपोस में, जो रेपोजिटरी बनाएंगे, और वहां से न्यू पाइपलाइन क्रिएट करके रेपोजिटरी सिलेक्ट करके एग्जिस्टिंग YAML चूज करके YAML को रन कर देंगे। तो हमारा कोड ऑटोमेटिकली उठा के वो डिप्लॉय करने की कोशिश करेगा ऐप सर्विस में। बट ऐप सर्विस हमने बनाया नहीं है, ऐप सर्विस पहले बना के रखना पड़ेगा। और हमें एक सर्विस कनेक्शन भी बनाना पड़ेगा। वो सर्विस कनेक्शन यहाँ बनता है, हम जाएंगे प्रोजेक्ट सेटिंग्स में। वो सर्विस कनेक्शन हमें बनाना पड़ेगा ताकि ये जो यहाँ जो रन होता हुआ पाइपलाइन, वहां पे पोर्टल में डिप्लॉय कर पाए। वो यहाँ से आके हमें कनेक्शन, सर्विस कनेक्शंस में एक सर्विस कनेक्शन बनाना पड़ेगा। और सर्विस कनेक्शन का नाम होगा एज्योर डेवऑप्स। से यहाँ से कहाँ डिप्लॉय करेंगे, तुम जो पूछ रहे थे किंशु, इतने सारे जगह पे वो डिप्लॉय कर सकता है। समझो। तो ये है, ये रहा। इफ यू आर डिप्लॉइंग टू एजर यू विल नीड टू क्रिएट अ सर्विस कनेक्शन, सी चैप्टर, ये बोला ना 16, विजार्ड विल प्रॉम्प्ट यू। तो ये चैप्टर 16 में हम ऑलरेडी बनाए थे, वही वाला सेटअप फिर से बना देंगे। खैर, इसको हम लोग देखेंगे डिटेल में, फिर कल इसको हैंड्स ऑन प्रॉपरली करेंगे। अभी के लिए इतना देखो समझो